हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करने से पहले हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे आपके जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए नॉर्म्स नोटिफाई किए हैं रिगार्डिंग एमबीबीएस एडमिशंस और सेटिंग अप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। फिर हम बात करेंगे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल हियरिंग में ट्विटर रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपोलोजाइज किया है रिगार्डिंग द इशू की उन्होंने ले का एरिया आपका चाइना में शो किया था। ठीक है जी, तो इसमें हम आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में थोड़ा देखेंगे। फिर हम बात करेंगे जो सरकार ने रिसेंटली ही ऑर्डर नोटिफाई किया है कि अब कोई भी कश्मीर में जगह खरीद सकता है। फोर्थ हम बात करेंगे जो नीति आयोग ने रिसेंटली ही ड्राफ्ट मॉडल एक्ट ऑन लैंड टाइटल्स रिलीज किया है। लास्ट में हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई पावर नहीं है ऑन कमलनाथ केस। तो इसमें आपका एक स्टार कैंपेनर का एक टॉपिक है, हम वो डिस्कस करेंगे। भाई पहला टॉपिक देखते हैं, हम बात करेंगे जो आपका नेशनल मेडिकल कमीशन है। उन्होंने रिसेंटली ही एक डिटेल लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पब्लिश की है जो कि एप्लीकेबल है आपके अगर कोई नया मेडिकल कॉलेज सेटअप करना हो या फिर जो आपका ऑलरेडी ही एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज है जो कि प्रपोज कर रहा है कि वो अपनी एनुअल एमबीबीएस इनटेक को इंक्रीज करना चाहता है फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। ये जो रिसेंटली ऑर्डर आया है ये आपका रिप्लेस करेगा मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर मेडिकल कॉलेज 1999 को। ठीक है जी, जब तक ये आपकी नए नॉर्म्स लागू किए जाएंगे तो आपका ये ट्रांजिटरी पीरियड होगा, तो उस दौरान जो आपके एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपके पुराने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी नई रेगुलेशंस हैं। तो इस नई रेगुलेशंस के तहत जो एक पहले क्लॉज था कि क्वांटम ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ मेडिकल कॉलेज एंड इट्स एफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल्स, तो ये चीज इन्होंने अब हटा दी है। जो आपकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बाय लॉज। जो नया इन्होंने क्लॉज ऐड किया है इसमें उसमें एक इन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दी है फॉर स्पेस फॉर स्टूडेंट सेंट्रिक एरियाज इन द इंस्टीट्यूशन एज वेल एज फंक्शनल एरियाज। ठीक है जी, नई स्टैंडर्ड्स के तहत जितना भी आपका एरिया है वो शेयर किया जाएगा, जितना भी आपका टीचिंग स्पेस है वो सारे डिपार्टमेंट्स द्वारा शेयर किया जाएगा। और उसमें एक नई चीज जो जोड़ी गई है वो ये है कि जितने भी आपके टीचिंग स्पेसेस हैं उन्हें आपस में डिजिटली लिंक किया जाए। ठीक है जी, फिर साथ के साथ इसमें जो नई रेगुलेशंस हैं आपकी उसमें एक स्किल्स लेबोरेटरी की एस्टेब्लिशमेंट की भी बात की गई है। मेडिकल टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए इसमें मेडिकल एजुकेशन यूनिट को भी सही से डिफाइन किया गया है। जो आपका स्पेस रिक्वायर्ड था फॉर लाइब्रेरी एंड नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स हैव बीन रैशनलाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। साथ के साथ जो आपकी स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विसेज हैं वो भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो कि एक काफी अच्छा स्टेप है क्योंकि हम रिसेंट टाइम्स हम देखते हैं जितने भी आपके मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या जो रेजिडेंट्स होते हैं उन्हें काफी मेंटल स्ट्रेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है इसमें। तो मेडिकल ट्रेनिंग के लिए एक फुली फंक्शनल हॉस्पिटल की तो जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, तो जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं जो कि एप्लीकेशन दे रहे हैं खुद को कन्वर्ट करने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए एज अ न्यू मेडिकल कॉलेज, तो उनके लिए एक कंडीशन रख दी गई है कि वो फुली फंक्शनल 300 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 years। ठीक है जी, तो जो पहले रेगुलेशंस थी उनमें ये जो आपका पीरियड ऑफ फंक्शनैलिटी था ये स्पेसिफाइड नहीं था। साथ के साथ इसमें आपका विजिटिंग फैकल्टी का भी प्रोविजन रखा गया है ताकि जो आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है उसको और ज्यादा एनहांस किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि आपकी 2 नए टीचिंग डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, मैंडेटरी करने की बात की गई है उन सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं एक तो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन जिसे हम पहले कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते थे। ठीक है जी, कि वो जो उनके अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो अच्छे से ट्रेन कर सकें किसी भी तरीके के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। उसके साथ के साथ आपका एक डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन को भी स्थापित करने की बात की गई है। ये तो आपकी मैंडेटरी रेगुलेशंस है। इसके साथ के साथ इन्होंने डिजायरेबल और एस्पिरेशनल गोल्स भी मेंशन किए हैं ताकि जितने भी आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो और एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते जाएं। ठीक है जी, अगर एनएमसी के बारे में बात करें तो जो आपका नेशनल मेडिकल कमीशन है वो उसने रिप्लेस किया था आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। ठीक है जी, एनएमसी बेसिकली आपकी एक ओवरआर्चिंग बॉडी है जो कि फ्रेम करता है आपकी पॉलिसीज और जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं ऑफ ऑटोनॉमस बोर्ड्स उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि आपका अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड हो गया, तो जितने भी आपके बोर्ड्स हैं जो कि रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन है उन सबको वो आपस में कोऑर्डिनेट करेगा। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनएमसी का ये मैंडेट है कि वो जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है उस पर भी नजर रखे और साथ के साथ इन्हें
इसके साथ के साथ जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट्स की जो फीस और अदर चार्जेस हैं उन्हें भी रेगुलेट करने का इन पर कार्यभार है। सेकंड टॉपिक में हम देखते हैं जो रिसेंटली ही ट्विटर ने ले वाला एरिया चाइना में शो किया है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपोलोजाइज किया है बिफोर द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने काफी बार इस कमेटी की चर्चा कर चुके हैं, हम काफी बार अपने लेक्चर्स में भी इसे कवर कर चुके हैं। तो अभी थोड़ा हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एज अ ओवरऑल टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका स्ट्रक्चर्ड कमेटी का सिस्टम है ये 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मकसद यही था कि टू प्रोवाइड फॉर ग्रेटर स्क्रूटिनी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग बाय द पार्लियामेंट। तो अगर हम बात करें कि आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या, तो बेसिकली अगर आपका कोई बिल है जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है तो उसको एग्जामिन करने पे ये काम करेगा, या फिर अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं और उससे रिलेटेड कोई केस है तो उसको भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो बेसिकली जो आपकी जेपीसी है ये आपकी एड हॉक बॉडी होती है, मतलब एक पर्पस के लिए इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो इसे हम डिसॉल्व कर देंगे। तो अगर हम बात करें कि कैसे सेट की जाती है, तो एक मोशन पास किया जाता है एक हाउस में और दूसरे हाउस द्वारा वो सपोर्ट किया जाता है। जितने भी कमेटी के मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स कैन वेरी, किसी कमेटी में कम भी हो सकते हैं, किसी कमेटी में ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर अगर जो आपकी जेपीसी कमेटी है इनके पास ऑथराइजेशन होती होती है कि वो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं इन ओरल और रिटन मैनर, या फिर अगर इन्हें कोई डॉक्यूमेंट जरूरी लगता है कि वो इनके केस से रिलेटेड है तो उसकी भी ये डिमांड रख सकते हैं। जितनी भी इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी और जो फाइंडिंग्स होंगी कमेटी की वो कॉन्फिडेंशियल होंगी अनटिल अनलेस वो आपका पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर ना हो। ठीक है जी। अब जो सरकार है वो कोई भी डॉक्यूमेंट विदहोल्ड कर सकती है, तो इसमें जो हमारे स्पीकर हैं उनका ही फाइनल वर्ड होगा। सपोज अगर कोई एविडेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है कि सरकार वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर रही है, तो स्पीकर का ही फाइनल वर्ड होगा कि स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट कमेटी को दिया जाए या ना दिया जाए। अब इसमें जो आपकी कमेटी है वो इंटरेस्टेड पार्टीज को इनवाइट भी कर सकती है इंक्वायरी के लिए, या फिर लोगों को सम्मन भी कर सकती है अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो। जनरली जब इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो कमेटी जनरली मिनिस्टर्स को सम्मेलन नहीं करती है एविडेंस के लिए, बट एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर। ठीक है जी। जैसे कि हमने कहा ही कि ये आपकी एड हॉक नेचर की कमेटी है, तो जब ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी पार्लियामेंट को तो ये आपका कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत आइडिया था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो मैंने आपको पहले भी एडवाइस किया है कि अगर आपने ये टॉपिक कवर नहीं किया है तो हमारे लेक्चर्स में एक्सटेंसिवली ये कवर्ड है। ठीक है जी। को इसमें सारे पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इन्होंने डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात की है इसमें, या किस तरीके के इन्होंने नए नए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं जो अब सरकार ने एक नया ऑर्डर नोटिफाई किया है कि अब कोई भी व्यक्ति कश्मीर में लैंड खरीद सकता है। ठीक है जी। तो इस नए लॉ के तहत क्या है कि अब कोई भी इंडियन सिटीजन नॉन एग्रीकल्चर लैंड आपकी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में परचेज कर सकता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, जो पहले एक क्लॉज था कि अगर किसी को जमीन खरीदनी है वहां पर तो उसे जम्मू एंड कश्मीर का ही डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब वहीं का ही वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये वाला जो क्लॉज था वो ओमिट कर दिया गया है इससे। जैसे कि आपके हिमाचल प्रदेश में रिस्ट्रिक्शंस हैं जमीन लेने के लिए, उस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस अब इन रूल्स में नहीं एडेड है। ठीक है जी। हालांकि जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है वो सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट या फिर जो आपके जनता इन्वॉल्व है फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज में वही उस एग्रीकल्चरल लैंड को परचेज कर सकते हैं। और ये आपका जो आपका सेक्शन 133H है एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स एक्ट का, उसके तहत ही सेंटर ने कंप्लीटली ही एक हम कह सकते हैं बैन लगा दिया है कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बेची जाएगी। ठीक है जी। इसमें आपके किसी भी तरीके का सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज या फिर हम कह सकते हैं मॉर्टगेज ऑन एनी लैंड इज नॉट वैलिड इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट अनटिल अनलेस अगर सरकार किसी ऑफिसर को अपॉइंट करती है जो कि ऑथराइज करेगा सरकार के बिहाफ पे, तो वो इस चीज के लिए परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। टेक्निकली अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर परमिशन ग्रांट करती जाए तो एग्रीकल्चर लैंड भी बेची जा सकती है, किसी को गिफ्ट भी की जा सकती है। साथ के साथ जो एक रूल है कि आपकी एग्रीकल्चरल लैंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं यूज की जाएगी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो इसमें अगर टेक्निकलिटी लगाएं तो अगर हम सरकार से परमिशन ले लिए वहां की तो वो भी पॉसिबल है अब।
अब रही बात इसमें आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जो उन्हें लैंड की ज़रूरत है, तो वो भी सरकार ग्रांट कर सकती है ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट ऑफ एन आर्मी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कॉर्प्स कमांडर, जिससे कि वो उस एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया विद इन अ लोकल एरिया डिक्लेयर कर देंगे और वो जो आपका एरिया होगा वो ऑपरेशनल और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा फॉर आर्म फोर्सेस। आपका ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति वहां जाके अब जमीन खरीद सकता है, ये हम कह सकते हैं जो एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको जो हटाया गया आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, उसी के तहत ये आगे हम कह सकते हैं कि उसी की एक अगली पड़ाव है ये। ठीक है जी। और आपको तो ये पता ही है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जो स्टेट का स्टेटस था, वो बाइफरकेट कर दिया है और उसे स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया है और 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। तो ये आपका थोड़ा बहुत टॉपिक था जे.एंड.के लैंड से रिलेटेड। तो फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं जो रिसेंटली ही नीति आयोग ने रिलीज किया है, ड्राफ्ट मॉडल एक्ट ऑन लैंड टाइटल्स। ठीक है जी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जितने भी आपके लिटिगेशन हैं रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट उन्हें कम से कम किया जाए और जो आपकी लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें और स्मूथ किया जाए। तो इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई है कि वो एस्टैब्लिश करें, एडमिनिस्ट्रेट करें, इस पूरे सिस्टम को मैनेज करें जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन के साथ डील करता है। इसमें क्या है, आपकी एक लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर हैं और लैंड टाइटल एपलेट ट्रिब्यूनल है जो कि आपके वन शॉट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन तरीके के सारे मैटर्स को डील करेंगे, जो भी आपके डिस्प्यूट्स होंगे उनको वो डील करेंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि सपोज पर्सन पी है, उन्होंने इस पीस ऑफ लैंड को डिक्लेयर कर दिया है कि ये उनकी है, तो 3 साल तक पर्सन, अगर कोई P2 है जो ये कहते हैं कि उनकी ये जमीन है, 3 साल से पहले पहले वो इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी 3 साल का समय है कि वो पूरे तरीके से बैकग्राउंड चेक कर लें और ड्यू डिलिजेंस कर ले कि वाकई में ही जो ये लैंड का पीस है ये पर्सन पी को ही बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है जी। सपोज अगर ये जो पर्सन P2 है वो 3 साल बाद आते हैं और इनके पास पूरा दस्तावेज है जो कि ये प्रूव करता है कि ये जो लैंड का पीस है ये इन्हें ही बिलोंग करता है, तो इसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को ही ओनरशिप लेनी पड़ेगी और जितना भी कंपनसेशन होगा वो प्रोवाइड करना पड़ेगा पर्सन P2 को। ठीक है जी। तो मतलब जितना भी दारोमदार है इसका वो स्टेट गवर्नमेंट के कंधों पर ही है। तो अगर हम बात करें, अगर वो पर्सन P2 आपका 3 साल से पहले आ जाए, ठीक है जी, तो इसमें क्या है, सेक्शन 11 के तहत वो एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं बिफोर द टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। जो आपके टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होंगे वो उसकी पूरा रजिस्टर ऑफ डिस्प्यूट्स में और जो रजिस्टर ऑफ टाइटल में है उसमें एक एंट्री कर देंगे उसकी, और जो केस होगा वो आपके लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर इसमें जो अपना निर्णय लेंगे, सपोज अगर वो पार्टी उस चीज से सहमत नहीं है तो वो 30 दिन से पहले पहले एक अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर द लैंड टाइटलिंग एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है जी। अब सपोज जो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल है इनका भी निर्णय इस पार्टी को पसंद नहीं आया, तो वो एक स्पेशल बेंच बैठेगी हाई कोर्ट की उसके लिए, जो कि इस तरीके के अपील्स को डील करेगी अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय द एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इस ड्राफ्ट मॉडल एक्ट का। इसके चलते क्या होगा, एक तो आपका जितना भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डिजिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है जी। जैसे कि हमने पहले बताया कि आपके लैंड रिलेटेड लिटिगेशंस हैं वो कम हो जाएंगे, लैंड एक्विजिशन इजी हो जाएगी, रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये काफी बेनिफिट्स हैं इस ड्राफ्ट मॉडल एक्ट के। ठीक है जी। तो ये आपका थोड़ा बहुत टॉपिक था इससे रिलेटेड। आज के लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत जो कांग्रेस के कमलनाथ हैं उन्हें स्टार कैंपेनर के पद से हटा दिया जाए फॉर द बाय इलेक्शंस इन मध्य प्रदेश। जो ये ऑर्डर निकाला गया था इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो हम थोड़ा समझेंगे कि स्टार कैंपेनर होते क्या हैं। बेसिकली आपके एक सेलिब्रिटी वोट सीकर हैं किसी भी पार्टी के लिए किसी भी इलेक्शन में। ठीक है जी। ये आपके पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं या फिर आपकी कोई और सेलिब्रिटी भी हो सकती है। इसमें आपका कोई लॉ नहीं है कि किसे हम स्टार कैंपेनर बना सकते हैं। जो भी ये कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अपनी पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर खुद ही नॉमिनेट करते हैं। ठीक है जी। बेसिकली अगर हम बात करें कि कितने स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं किसी एक पार्टी के लिए, तो जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद ही स्टार कैंपेनर्स अपॉइंट करती हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इसमें इश्यूज की हैं कुछ गाइडलाइंस एज पर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें वो रेगुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से वो पोल कैंपेनिंग की जाएगी उनके द्वारा। ठीक है जी। तो जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उसके मैक्सिमम हमारे
20 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं, और जो आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो नॉमिनेट कर सकती है मैक्सिमम ऑफ 20 स्टार कैंपेनर्स। बेसिकली अगर हम बात करें कि कैसे किसी पार्टी को एज रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ स्टेट पार्टी, तो बेसिक सा क्राइटेरिया इसमें यही है कि पिछले जो आपके स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हों उसमें उन्हें या तो 6% जितने भी आपके वोट थे, वैलिड वोट्स थे, उसमें से 6% उन्हें मिले हों, या फिर एटलीस्ट उनके 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हों स्टेट असेंबली में। उसके अलावा जो आपके एक और क्राइटेरिया है इसमें, जो आपकी पार्टीज हैं जो टोटल सीट्स में से या फिर उन्हें 3% मिले या फिर एटलीस्ट उनके 3 मेंबर्स इलेक्ट हुए हों, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा तो उस पार्टी को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है जी, तो बेसिक सा क्राइटेरिया इसमें यही है। बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी को स्टार कैंपेनर की क्या जरूरत है, तो इसका लेना देना आपका पोल एक्सपेंडिचर से है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक टैब सेट कर देता है हर एक कैंडिडेट पे जब वो अपना कैंपेन करते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है स्टार कैंपेनर पर, ये कैंडिडेट के पोल एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं किया जाता। ठीक है जी, एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये एक्सपेंसेस पॉलिटिकल पार्टीज अलग से बियर करती हैं, बट इसमें भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। ठीक है जी, इसमें जो आपका स्टार कैंपेनर है उसे खुद को लिमिट करना पड़ेगा फ्रॉम जनरल कैंपेनिंग फॉर द पार्टी। ठीक है जी, अगर वो किसी कैंडिडेट के साथ शेयर स्टेज कर रहे हैं तो जो उस कैंपेन की एंटायर कॉस्ट होगी एक्सेप्ट फॉर द ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर्स, वो सारे ही आपके कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंसेस में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके साथ के साथ अगर स्टार कैंपेनर पर्टिकुलरली उस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे होंगे तब भी वो एक्सपेंडिचर उन्हीं के खाते में ऐड कर दिया जाएगा। हम बात करते हैं कि जो आपका स्टार कैंपेनर है वो एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के साथ स्टेज शेयर कर रहा है, तो उसका जितना भी खर्चा होगा वो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें बराबर बांट दिया जाएगा। अब अगर आपके कैंडिडेट्स प्रेजेंट नहीं हैं बट उनके पोस्टर्स या फोटोग्राफ्स डिस्प्ले हो रहे हैं इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर स्टार कैंपेनर एक पोल रैली कंडक्ट कर रहा है, तो उसका भी सारा खर्चा आपके कंटेस्टेंट्स पर चला जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ही स्टार कैंपेनर हो फिर क्या होगा। तो जो आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस हैं उनके तहत जो आपके प्रधानमंत्री हैं या फिर हमारे जो फॉर्मर प्रधानमंत्री हैं, अगर वो स्टार कैंपेनर हैं तो उनके एक्सपेंडिचर का जितना भी खर्चा है, जो कि उनकी सिक्योरिटी पर खर्चा आएगा, जो उनके बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का खर्चा आएगा, वो सारा गवर्नमेंट बेयर करेगी। ठीक है जी, और वो ऐड नहीं किया जाएगा टू द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टी और टू द इंडिविजुअल कैंडिडेट। यदि अगर जो आपके वो कैंपेनर हैं, कोई और कैंपेनर हैं जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल जो आपके कैंडिडेट होंगे उन्हें 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में खर्च होगा वो बियर करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ये कहा कि कमीशन के पास किसी भी तरीके की कोई पावर नहीं है कि वो डिटरमाइन कर सकें कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी का स्टार कैंपेनर होगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा बहुत ओवरऑल सा आइडिया था स्टार कैंपेनर का, आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। जाते एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे भाई बंधुओं के लिए जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाला बैच था बैच 4, इसकी रजिस्ट्रेशन तो अब बंद हो चुकी हैं, बैच की लिमिट पूरी हो गई है। जीएस का जो 4th बैच है और जो आपका पीएसआईआर का बैच 4 है और जो एसए का बैच 4 है, इन सब की रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसी वीक तक ओपन है। ऑलमोस्ट लिमिट रीच हो चुकी है जितने हमें एनरोलमेंट्स लेनी है, तो सिर्फ इसी वीक तक ओपन रखेंगे, इसके बाद कोई भी नया बैच इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, अब जो हमारे भाई बंधु 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की हम एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं दिसंबर की स्टार्टिंग तक, जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम बहुत जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे। ठीक है जी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिवाली के बाद ही हम इसकी शायद एनरोलमेंट भी शुरू कर दें। तो ये आज के आपके 5 टॉपिक्स थे, तो आप इनको अच्छे से कवर कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।